केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से एक विधि केस अध्ययन विधि का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके अर्थ, परिभाषा, इसके विभिन्न स्रोत, गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम केस अध्ययन विधि के अर्थ को समझ लेते हैं। केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उससे संबंधित एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। यानी कि केस अध्ययन विधि में जिस भी व्यक्ति के व्यवहार को समझना होता है, जिस भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना होता है, तो उसकी स्टडी के लिए डिटेल हिस्ट्री तैयार की जाती है। इस विधि के बैकग्राउंड में जाएं तो ये विधि मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण की थी और इस विधि का उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने जितने भी मेंटल पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम्स को पहचानने के लिए, उनके कारणों का पता लगाने के लिए कि उनकी बीमारी के पीछे क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाने के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस विधि को क्लिनिकल मेथड यानी कि नैदानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि के जन्मदाता फ्रेडरिक लेप्ले थे। इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी परिवार, जाति, कोई घटना या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होता है उसके बारे में डीप नॉलेज किया जाता है, यानी डीप स्टडी उसके बारे में की जाती है। इस विधि के और भी दूसरे नाम हैं। इस विधि को व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि, नैदानिक विधि, इन सभी नामों से जाना जाता है। आइए अब केस अध्ययन विधि को परिभाषा से और क्लियर समझ लेते हैं। गुडे और हैट के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। गुडे और हैट कहते हैं कि जो केस अध्ययन विधि है या व्यक्तिक अध्ययन विधि है, इस विधि में हम किसी भी सामाजिक इकाई, वो सामाजिक इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, या कोई जाति या कोई समुदाय हो सकता है। तो ये जो सामाजिक इकाई होती है इसके पूरे स्वरूप की डीप स्टडी की जाती है ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठी की जा सके। बिसेंज और बिसेंज के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से पूर्ण अध्ययन किया जाता है। बिसेंज और बिसेंज ने व्यक्तिक अध्ययन को एक गुणात्मक व्याख्या कहा है। गुणात्मक व्याख्या यानी कि जब किसी का अध्ययन यानी उसके जो डेटा कलेक्शन होता है वो संख्यात्मक पैटर्न यानी कि न्यूमेरिकल पैटर्न से ना करके उसकी गुणात्मक व्याख्या की जाती है, यानी उसके गुणों या विशेषताओं का वर्णन करना। तो यहाँ पर गुणात्मक व्याख्या की जाती है, ना कि संख्यात्मक व्याख्या। और साथ ही बिसेंज और बिसेंज ने ये बताया जिस भी व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में पूर्ण अध्ययन किया जाता है, यानी काफी डिटेल में उसके बारे में स्टडी की जाती है। पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन विधि वह है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है, यानी कोई भी जो सामाजिक इकाई है, सोशल यूनिट है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा खोज की जाती है और फिर उसकी व्याख्या या विवेचना की जाती है। और ये जो सामाजिक इकाई है वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई सोशल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई समुदाय हो सकता है। क्रो एम क्रो के अनुसार केस अध्ययन विधि का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या का निदान करना है। क्रो एंड क्रो ने अपनी डेफिनेशन में ये बताया है कि जो केस स्टडी मेथड है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डायग्नोस करना है, यानी उस प्रॉब्लम के कारणों को समझना है, उसके कारणों की खोज करना है। केस स्टडी मेथड में केस का डिटेल तैयार करते समय मनोवैज्ञानिक कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। ये कौन से फैक्ट्स हैं? सबसे पहला है प्रारंभिक सूचनाएं, यानी कि व्यक्ति का नाम, उसकी एज, जेंडर, उसका एजुकेशन, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या या परिवार में कौन कौन है, साथ ही वो कौन सा रोजगार करता है, इसके बारे में जानकारियां। प्रारंभिक सूचनाओं के अलावा उसका गत इतिहास पता किया जाता है, यानी कि पास हिस्ट्री। गत इतिहास पता करने के लिए प्रारंभिक सूचनाएं एकत्र करने के बाद व्यक्ति के गत इतिहास पर भी नजर डाली जाती है। यहाँ जो पास हिस्ट्री होती है वो गर्भधारण से लेकर अब तक का पूरा हिस्ट्री जाना जाता है, क्योंकि कई बार समस्या का कारण गर्भ धारण के समय ही हो जाता है। तो व्यक्ति जब माता के गर्भ में था उस समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, उसके जन्म के समय, उसके बाल्यावस्था में, और उस समय से लेकर आज तक का पूरा डिटेल जो है वो पता किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस समय
व्यक्ति की जो कंडीशन है उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। उसकी आईक्यू का लेवल क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या अचीवमेंट्स हैं, उसकी हॉबीज क्या है, किस चीज में उसे इंटरेस्ट है, या उसका इमोशनल लेवल कैसा है या क्या है, और साथ ही उसके जो भी अभिक्षमताएं, एप्टीट्यूड्स वगैरह हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। केस स्टडी मेथड में जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे उसकी प्रारंभिक सूचनाएं, उसकी गत इतिहास या फिर उसकी जो वर्तमान अवस्था है, उन सभी सूचनाओं को कुछ स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है, यानी कुछ सोर्सेस से भी ये इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये 3 तरह के सोर्स हैं। पहला सोर्स है आपका प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत, जिसे कि फील्ड सोर्स भी कहा जाता है। क्योंकि फील्ड में जाकर सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, इसलिए इनको फील्ड सोर्स कहा जाता है। जैसे उस व्यक्ति से जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, स्वयं उस व्यक्ति से, उसकी फैमिली से, उसके जो रिलेटिव्स हैं उनसे, या फिर उनके जो नीबर्स यानी पास पड़ोस के रहने वाले लोग हैं उनसे, और उसके जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां निरीक्षण विधि भी हो सकती है, साक्षात्कार विधि, शेड्यूल, के अलावा प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर प्रश्नावली, अभी आपको पिछले ही वीडियो में बताया गया है, फ्री एसोसिएशन, और इसके अलावा और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग इन प्राइमरी सोर्सेस के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पर है द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज, जिनको डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई न कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है, लिखित प्रमाण उपलब्ध होता है। जैसे व्यक्ति अगर बीमार रहा है तो उसकी बीमारियों के बारे में डिटेल, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शंस रहे हैं या डॉक्टर ने जो भी रिपोर्ट्स दी है वो, या अगर कभी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका डिटेल, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके स्कूल के रिकॉर्ड्स, डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स, अगर कुछ अवार्ड्स मिले हैं या फिर कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह मिला है, फोटो एल्बम्स हो गई, परिवार की वंशावली होती है, डायरीज में व्यक्ति विभिन्न चीजें लिखता है, लेटर्स हो गए, और या फिर बायोग्राफी, इन सभी के द्वारा या इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल पाए उनके द्वारा व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। तीसरे नंबर पर आता है केस स्टडी डाटा शीट। ये केस स्टडी डाटा शीट जो होती है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तरह से आप इसको क्वेश्चनायर समझ सकते हैं। इसमें व्यक्ति की समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर उसे देने होते हैं। आप स्क्रीन पर नमूना उसका देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड के गुणों की, क्या उसमें क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि इसमें जो भी स्टडी यूनिट होती है, यानी जो भी अध्ययन इकाई होती है जिसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका काफी सूक्ष्म और गहन अध्ययन हो पाता है, उसके बारे में काफी डीप नॉलेज, डीप स्टडी की जाती है। केस स्टडी मेथड में जो अध्ययन इकाई होती है उसके संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके गर्भ धारण से लेकर अब तक की सारी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, तो ये काफी डिटेल स्टडी हो जाती है। इस विधि में तथ्यों का व्यवस्थित संकलन किया जाता है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेस से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, तो उनको व्यवस्थित तरीके से संकलित किया जाता है, यानी व्यवस्थित तरीके से उनको रिकॉर्ड किया जाता है या उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये विधि मेंटल पेशेंट्स के लिए, या जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए, या जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एक लचीली विधि है क्योंकि इसमें किसी एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में जरूरत के हिसाब से दूसरी बहुत सारी विधियों, दूसरी अन्य विधियों और टूल्स का उपयोग किया जाता है। अब हम केस स्टडी मेथड के दोषों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला दोष है कि इसमें एक समय में केवल एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी डीप नॉलेज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूनिट होती है उसके काफी डीप स्टडी की जाती है, इसलिए एक साथ कई यूनिट्स का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं होता, तो एक समय में एक सिंगल यूनिट का ही स्टडी किया जाता है। इस विधि से अध्ययन करते समय बहुत सारे व्यर्थ की सूचनाएं और फैक्ट्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम काफी डीप स्टडी कर रहे होते हैं, काफी सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे होते हैं, इसलिए व्यक्ति के बारे में जो भी सूचना जहां से भी इकट्ठी हो सकती है उन सभी सूचनाओं का संकलन किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जिनकी आवश्यकता नहीं है ऐसी व्यर्थ की सूचनाएं भी इकट्ठी
हो जाती हैं। इस विधि में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं होती है। जो लिखित रिकॉर्ड होते हैं उनके बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, प्राथमिक सूचनाएं जो होती हैं, उनके विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कई बार मित्र, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार अगर उस व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो उसके गुणों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और कमियों को छुपा लेते हैं, और अगर वो उनसे विद्वेष की भावना रखते हैं या किसी वजह से जलन की भावना या बदला लेने की भावना होती है तो वो उसके अच्छे गुणों को छुपाकर उसकी जो कमियां होती हैं केवल उसी को हाईलाइट करते हैं। तो जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन इंफॉर्मेशंस के बारे में कोई भी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं होती है। केस स्टडी मेथड के लिए बहुत ही ज्यादा कुशल, ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है और इनकी बहुत ज्यादा कमी है। और अगर हम कम कुशल या कम अनुभवी या जो अनट्रेन्ड है ऐसे मनोवैज्ञानिकों से या जो कम ट्रेन्ड है ऐसे मनोवैज्ञानिकों से केस स्टडी करवाते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बारे में पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इस विधि में अध्ययन इकाई का जो अध्ययन होता है वो मात्रात्मक न होकर गुणात्मक अध्ययन होता है, यानी कि उसके बारे में कोई न्यूमेरिकल पैटर्न से रिलेटेड डाटा हमारे पास नहीं होता। ज्यादातर जो अध्ययन होता है वो गुणात्मक अध्ययन होता है। चूंकि केस स्टडी मेथड में यूनिट के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाता है, डिटेल स्टडी की जाती है, तो ऐसे में ये एक लंबा टाइम ले लेती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, जिसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी होती है और साथ ही साथ समय ज्यादा लगता है। तो ये समय, श्रम और धन की दृष्टि से खर्चीली विधि है। मैं व्यूवर से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ये थी आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।